प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने ऐसी सर्किट्स पर बात की, अब हम इन सर्किट्स को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो सिंपल वन हमारे पास है, इसकी एप्लीकेशन वो है मेटल डिटेक्टर्स के लिए। यानी किस तरह हम मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर मेटल है, आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ग्राउंड के नीचे फॉर एग्जांपल आप चेकआउट करना चाहते हैं, किसी चीज के नीचे है, कहीं नियर बाय मेटल है, तो आप किस तरह उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेटल जो है वो मौजूद है, प्रेजेंट है। सो अब देखें, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर जो है वो एक्चुअली वर्क करते हैं। जो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है उसका, उसमें यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमने एक्चुअली फेराडेज लॉ हमने पढ़े थे, वहां पर हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा था, और फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में इसको डिटेल के साथ पढ़ा था। सो अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें हम यूज करेंगे, और दूसरा जो है वो हम एसी सर्किट्स को यूज करेंगे, एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को। सो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी एसी सर्किट्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उनको यूज करके, दोनों को कंबाइन करके हम किस तरह मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट कंसिडर कर लें। सपोज ये एक परमानेंट मैग्नेट है, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर हम जस्ट नॉर्थ वन को कंसिडर कर लें, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो आउटवर्ड निकलती है, ये मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और ये वापस आती है, लूप फॉर्म में वापस आती है और एंटर होती है साउथ पोल में। यानी ये इलेक्ट्रिक लाइंस की तरह टर्मिनेट नहीं होती यहाँ पर स्पेस में, बल्कि ये वापस आती है। यानी अगर मैं एक लाइन को यूं ड्रॉ कर लूं, देखिए शो कर लूं, सो ये लाइन वापस आएगी, यूं यहाँ पर एंटर होती है। सो इसी तरह सारी लाइंस जो है वो बैक इसमें नॉर्थ पोल में एंटर हो जाती है। सो अगर हमने देखा था कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉइल रख ले, एक कॉइल रख ले सामने यूं, और इसको किसी को भी, यानी कॉइल को मूवमेंट दे दे या फिर इस मैग्नेट को मूवमेंट दे दे, तो हमने देखा था कि एक्चुअली कॉइल में आप एक ईएमएफ देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर आ जाता है। सो क्यों आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था कि जब आप इस मेटालिक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज कर लेते हैं, तो तब इसमें इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि ये हम एक नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यानी एक्चुअली उसी तरह का वोल्टेज है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर हमने ये देखा था लेंज़ लॉ से कि जब आप ये प्रोड्यूस करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। सो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पर इंड्यूस हो जाते हैं, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा वो होती है कि ये इस चेंज को अपोज करते हैं। यानी जो फील्ड इसको प्रोड्यूस करता है, उसमें जो चेंज आता है उसको अपोज करता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आम लाइफ में आप इनर्शिया पढ़ते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करते हैं तो वो आपको अपोज करता है, एक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जब आप फ्लक्स इंक्रीज करते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी बन जाती है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस फील्ड को अपोज करेगा, ताकि इंक्रीज इसमें कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। लेकिन जब आप फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं, सो फिर इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होगा कि वो फील्ड को मेंटेन रख सके, उसको फिर जो उसमें डिक्रीज आ रहा है उसको मेंटेन कर सके, यानी उसी डायरेक्शन में आ रहा होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? लेंज़ लॉ। यानी एक्चुअली वो इंक्रीज या डिक्रीज को क्या करता है? अपोज करता है। इंक्रीज को भी अपोज करता है, डिक्रीज को भी अपोज करता है। सो बिल्कुल यही प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होता है। लेकिन जो हम यहाँ पर सर्किट यूज कर रहे हैं वो कौन सा सर्किट है? वो है एलसी सर्किट। एलसी यानी इसमें एक इंडक्टर यूज हो रहा है, एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर। इसमें एक हम इस सर्किट में हम इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और हमने देखा था कि
इनके जो रेजिस्टेंसेस होते हैं स्पेसिफिकली इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जिस तरह के हम आम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, अगर वो रेजिस्टेंस इंडक्टर की वजह से हो या कैपेसिटर की वजह से, तो फिर उसको स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस सॉरी। सो अगर इंडक्टर की वजह से है तो उसको हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। अगर कैपेसिटर की वजह से है तो फिर उसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर इन दोनों के जो रिएक्टेंसेस हैं अगर वो इक्वल हो जाए, क्योंकि अपोजिट होते हैं, हम डिटेल के साथ पढ़ा था, और अगर इक्वल भी हो जाए तो फिर क्या होता है, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी जो फ्रीक्वेंसी, यानी जिस पर इन दोनों के रिएक्टेंसेस इक्वल हो जाए, कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिस तरह के आम सिंपल पेंडुलम या फिर झूले में आप देखते हैं कि जब आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब हम एलसी सर्किट को यूज करते हैं, अब हम मेटल डिटेक्टर का जो सिंपल सर्किट है अगर वो हम यहाँ पर शो करना चाहें, एक हमारे पास होता है ऑसिलेटर। क्योंकि यहाँ पर देखें इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एसी सर्किट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। सो दोनों के दरमियान एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है, चेंज होती रहती है। सो ये हम एक सर्किट यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक साइड पे जो लेफ्ट साइड है वहां पर एक ऑसिलेटर ए है, यानी ये एक यहाँ पर हम एक सर्किट यूज कर रहे हैं जिसको हम ऑसिलेटर ए कह देते हैं। ऑसिलेटर ए मीन के चूंकि वही सर्किट है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन हर सेकंड में मेनी टाइम्स जो है वो 100,000 टाइम्स भी हो सकता है, चेंज होता रहता है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी को आप फॉर एग्जांपल कह दे, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ ए, और दूसरा यहाँ पर एक सर्किट होता है बिल्कुल सेम इसी तरह जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा ऑसिलेटर बी, ऑसिलेटर बी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप एफ बी से लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वन है वो एक्चुअली ये आपको बीट फ्रीक्वेंसी देता है, बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आता है, यानी सपोज ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। सो ये एक्चुअली बीट फ्रीक्वेंसी, और ये एम्पलीफायर है, यानी उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं फिर। सो यहाँ से और फिर आगे यहाँ पर क्या होता है, लाउड स्पीकर लगा होता है जहाँ से हम इजीली उसके जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं। सो क्या होता है कि जब यहाँ पर कोई मेटल ना हो तो चूंकि दोनों में इंडक्टेंसेस जो है वो सेम होते हैं, इस सर्किट में भी और इस सर्किट में भी, तो इसीलिए दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, इक्वल होती है। यानी जब कोई मेटालिक चीज इसके करीब ना हो तो इनकी फ्रीक्वेंसीज इक्वल होती है और एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो इसमें कितना डिफरेंस होगा, जीरो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी वो जीरो होगी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, चूंकि डिफरेंस नहीं है इस केस में तो इसीलिए बीट फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। लेकिन जब आप इसको किसी मेटल के करीब ले आते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती है वो उस मेटल पर स्ट्राइक करती है, और चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, मैग्नेटिक लाइंस भी चेंज होते हैं, तो इसीलिए जो मेटल यहाँ पर रखा हुआ है सपोज किसी जगह पर, तो उसमें भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम एडी करंट्स कहते हैं, एडी करंट्स। उसमें भी बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा उसी तरह इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें जो चेंज आता है उसको अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ जो ऊपर हमने डिस्कस किया। सो एक्चुअली फिर क्या होता है कि इसकी जो इंडक्टेंस है या इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, यानी इसमें चेंज आता है, तो फिर हम देखते हैं कि जब मेटल हो तो वो खुद यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है इस कॉइल में,
और फिर उस केस में एफ ए जो है ए की फ्रीक्वेंसी वो इक्वल नहीं रहती बी की फ्रीक्वेंसी, यानी वो चेंज होती है उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो जब वो चेंज होती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस एक्चुअली क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी है। और फिर वो बीट फ्रीक्वेंसी हम लाउड स्पीकर से यहाँ से हम एम्पलीफाई करते हैं और उसको यहाँ से हम सुन लेते हैं। तो जब हम उसको सुन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर मेटल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है तो फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फिर डिफरेंस होगा जिसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और उस बीट फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से एम्पलीफाई करते हैं, जो डिफरेंस होता है दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान, एम्पलीफायर की मदद से उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, और फिर लाउड स्पीकर की मदद से उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हमें साउंड सुनाई देता है, ये फ्रीक्वेंसी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को सॉरी हम डिटेक्ट करते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये साउंड की यहाँ पर हम जनरली बात नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर मेटल एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, यानी लाउड स्पीकर से लाउड स्पीकर उसी के लिए हम साउंड सिग्नल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेटल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो यहाँ पर मेटल एग्जिस्ट करेगा, जो कि एक्चुअली हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, एज अ मेटल डिटेक्टर। यानी अगर किसी जगह पर ग्राउंड के नीचे कहीं पर मेटल पड़ा हुआ हो तो इस प्रिंसिपल की मदद से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।